हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किण्वन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? किण्वन के बारे में बात करेंगे। किण्वन। अब इस किण्वन की क्रिया से आप सभी जानते होंगे या सभी को इनके बारे में पता होगा कि किण्वन क्रिया होती क्या है। नहीं दिख रहा है? बड़ा कर देता हूं। देखिए, किण्वन अब दिख रहा होगा। किण्वन, ठीक है। देखिए, किण्वन की क्रिया आप सभी को पता होगा या सभी ने, आपका अगर नहीं भी पता होगा तो इनसे प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल जरूर आपने किया होगा। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए, बात करते हैं हम डबल ब्रेड की। किसकी बात करेंगे? डबल ब्रेड की। ठीक है। तो डबल ब्रेड जो आप खाते हैं वह डबल ब्रेड भी किसकी वजह से होते हैं? उसमें भी किण्वन की वजह से होते हैं। जो आप हाइड्रो डालते हैं ना, उसमें हाइड्रो डालते हैं, आपको पता होगा कि खाने में हम लोग क्या करते हैं, जो खास्ता बनता है या ज्यादा स्पंजी बनता है, उसमें हम लोग एक आपका क्या डालते हैं, हाइड्रो नामक एक आपका खाद्य आइटम डालते हैं, एक पाउडर की तरह डालते हैं। अब क्या करते हैं कि उसको आटा गूंथ दिए, उसके अंदर डाल दिए और उसे हम लोग छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद क्या होता है कि हाइड्रो के कारण उसमें ईस्ट अर्थात कि खमीर का बढ़ना शुरू होता है। जब ईस्ट की वृद्धि शुरू होती है तो ईस्ट की वृद्धि शुरू होने के साथ में वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और इसके अलावा उनके अंदर एल्कोहलिक एसिड बनता है। आपका एल्कोहल वाला क्या बनता है? एसिड बनता है। और ये एल्कोहल वाला जो एसिड बन के तैयार होगा, इसी एसिड की वजह से और ये CO2 के बाहर निकलने की वजह से यह जो खाद्य मटेरियल है वह ज्यादा स्पॉन्जी हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा स्पंजी हो जाता है, ज्यादा स्पंजी होता है। ये आपका बेनिफिट हो जाता है। क्लियर है आप लोग को? यानी कि यहाँ पे दो फायदे होंगे कि यानी कि ईस्ट अर्थात कि एल्कोहलिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर जाएगा तो ये क्या बनेगा, यह स्पंजी बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्पंजी बनेगा। और स्पंजी बनने का मतलब है कि आप उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल, खाने में थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। या फिर आप खास्ता खाते हैं, खास्ता खाते होंगे तो वह ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें भी आपका प्रभाव होता है इसका। जिलेबी खाते हैं आप, जिलेबी के अंदर भी इसका यूज हो जाता है। मतलब क्या, किण्वन आपको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दूध अगर खट्टा हो जाता है, दूध क्या हो जाता है, दूध अगर खट्टा हो जाता है, दूध अगर फट जाता है, ठीक है, अगर उनसे पनीर बना लेते हैं तो वहां पर भी क्रिया कौन सी हो रही है, वहां भी आपका किण्वन की क्रिया हो रही है। मतलब कि किण्वन की क्रिया से आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं। मतलब क्या, आपके जिंदगी में किण्वन की क्रिया बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और तो और जो जनरली क्या खाते हैं, जो आपका सेवन करते हैं कि बियर का, ठीक है, जो सेवन करते हैं वोडका का, ठीक है, ये जो रम बनते हैं, ये सभी के अंदर भी क्या होते हैं, किण्वन की क्रिया होती है। इस सब के अंदर किसकी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। इनके अंदर जब आप क्या करते हैं कि कोई जूस वाला आइटम डालते हैं, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे सेब का जूस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका अंगूर का जूस हो गया। अब इनके साथ जब किण्वन कराया जाता है तो ये जूस जो है, यही ना बियर बनाता है जी। बियर वास्तव में क्या है, जूस ही है, लेकिन उसके अंदर किण्वन करने की वजह से एल्कोहलिक आइटम ज्यादा हो जाता है। अब एल्कोहल ज्यादा होने की वजह से उसके साथ स्पिरिट का आइटम भी थोड़ा मिल जाता है, जिनके वजह से वहां पे नशीला पदार्थ हो जाता है। ये नशा के रूप में फॉर्म में यूज हो जाता है। इसकी अगर थोड़ी सी मात्रा अगर देखा जाए, तो अगर टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि प्योर जूस होता है। ये जनरली देखा जाए तो प्योर जूस। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये प्योर जूस है तो आप आज से बियर का सेवन करना शुरू कीजिए, आप वोडका पीजिए, रम पीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि इसके अंदर जूस पाया जाता है। यह आपका आपका यह जूस वाला आइटम किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। यह एसिडिक ज्यादा बनता है, एल्कोहलिक बनता है, तब जाके यह आपके बॉडी के अंदर नशा करता है। और ये नशा जब करता है तब आप कहते हैं कि चलो भाई, आज ताजमहल तुम्हारे नाम। जैसे लगता है कि ताजमहल आप ही की है ना जी, जो लाल किला तुम्हारे नाम। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे वो नशा का प्रभाव किसकी वजह से होता है, तो किण्वन की वजह से होता है। तो इन एग्जाम्पलों से तो इतना जरूर क्लियर हो गया होगा कि किण्वन आपके लाइफ के लिए या आपके जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर ये बातें क्लियर हो गई कि कितना इंपॉर्टेंट है,
तो जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं अब कि किण्वन की क्रिया होती कैसे है और इनके अंदर क्रिया क्या होती है। देखिए, तो क्या होता है कि इसके अंदर आपका अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर अगर इस किण्वन करती है तो उसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, जरा देखिए इसे समझिए एक बार। इसमें दरअसल होता यह है ना कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है। ये क्रिया, किण्वन की क्रिया जनरली तब होती है ना जब इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, तब यह आपका किण्वन की क्रिया होती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6, मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज के साथ यहां पे जो रिएक्शन करता है वो करता है आपका जाइमेज। कौन रिएक्शन करता है? जाइमेज रिएक्शन करता है। तो जाइमेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम्स है, ठीक है। और ये एंजाइम काम करेगा, तो यह एंजाइम काम करने के बाद क्या कर देता है कि जो ये ग्लूकोज है इसको C2H5OH अर्थात क्या आपका इसको क्या कर देते हैं कि एथिल के अल्कोहल में, क्या इससे मतलब एथाइल अल्कोहल, मतलब एथिल के अल्कोहल जो बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल में बदल देगा। आप प्लस में क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो समझिए ध्यान से कि यहाँ पे जो ग्लूकोज था, यह ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? यह हो गया आपका एथाइल अल्कोहल में, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पे जो आपका एंजाइम्स काम किया है, कौन एंजाइम्स था? जाइमेज था। तो यह क्रिया आपका अल्कोहल के फॉर्म में हो रहा है, तो यह क्रिया को हम कहते हैं एल्कोहलिक। क्या कहते हैं इसे? एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है आपका, ठीक है। जनरली फॉर्म में क्या बन रहा है आपका? अल्कोहल ही बन रहा है ना जी। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक किण्वन की क्रिया कहेंगे, ठीक है, या अल्कोहलिक किण्वन कहेंगे। तो इसमें क्या हो गया? ग्लूकोज से आपका एथाइल अल्कोहल बन गया। आपको ध्यान रखना है हमेशा इस बातों को कि यहाँ पे बन क्या रहा है आपको? एथाइल अल्कोहल। और ठीक इसी प्रकार की एक और क्रिया जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर भी होती है। हमारे बॉडी के अंदर भी किण्वन की जैसी क्रिया होती है और इनसे प्रॉब्लम भी होता है। जैसे आप जरा याद कीजिए, जब आप तेज दौड़ते हैं या कभी आप चले नहीं है और कुछ ज्यादा दूर तक आप चल लेते हैं, चलने के बाद क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, पैर में दर्द शुरू होता है और मांसपेशियों वाले भाग में, या तेज रफ्तार में जब दौड़ रहे होते हैं तो आप देखते हो कि मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। तो बताइए ऐसा तो नहीं है कि आपके दौड़ने की वजह से मांसपेशियों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो यह आपका बॉडी का, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है बॉडी के पूरे पार्ट में, शरीर के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। सांस तो लेते हैं बढ़िया से, लेकिन यह शरीर के सभी हिस्सों तक, सभी भागों तक प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा तो उस समय क्या बनेगा? यह ग्लूकोज तो है, यह टूटेगा तो जरूर, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। जरा समझिए इसको, ये टूटेगा जरूर, लेकिन क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर तो नहीं पहुंचेगा। तो मान लीजिए ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज में क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे मिलना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी में जब ग्लूकोज टूटेगा तो आपके बॉडी के अंदर क्या बनता है कि लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। और प्लस में यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी कुछ निकल सकती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ही मान के चलिए। हालांकि ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कुछ मात्रा निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। अब उस कंडीशन में जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। लैक्टिक एसिड जब बढ़ेगा, जब एक किण्वन की क्रिया होती है ना, तो ऊर्जा की बड़ी कम अमाउंट मिलती है। जब ऊर्जा कम मिलेगी तो समझिए आपके बॉडी को ऊर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्लूकोज टूटकर खराब हो रहा है। तो उस समय आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उस कंडीशन में एनर्जी नहीं मिलेगी तो कहा जाता है कि आप ग्लूकोज पी लीजिए, ठीक है। कहा जाता है कि दौड़ने वाले बच्चे को ग्लूकोज रखना चाहिए लिक्विड फॉर्म में और उसका यूज करना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि ग्लूकोज तो आप पूरा लंबी सांस नहीं ले रहे। देखिएगा जो बच्चे दौड़ते समय
या तेज टहलते समय जो लंबी सांसें लेते हैं ना, तो वो जल्दी थकते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जब थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, उसके बाद पूरी इतनी तेज, मतलब एकदम कुत्ते की तरह एकदम पूरा मुंह खोल के पूरा हाँफना शुरू करते हैं। तो समझिए कि इस कंडीशन में जितना फास्ट ये जा रहा है, क्या वो पूरे बॉडी के पार्ट तक जा रहा है? तो नहीं जा रहा है। तो जहां तक ये पार्ट नहीं जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और वहां पर क्या बनेगा हमारा? लैक्टिक एसिड बनेगा। और जहां जहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा, वहां पे आपका ऊर्जा की कमी होगी, और वहां पे आपको दर्द का आभास होगा। क्लियर आप लोग को? और साथ में क्या होगा कि इसके साथ में CO2 आपका निकलेगा। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपका एल्कोहल बना हुआ था, तो हमने इसे एल्कोहलिक किण्वन रखा था। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका लैक्टिक अम्ल बन रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे लैक्टिक अम्ल का किण्वन। क्या कहेंगे? लैक्टिक अम्ल किण्वन। क्लियर है आप लोग को? मतलब कि दो तरह की किण्वन क्रिया में देखने को मिलती है, एक एल्कोहलिक और दूसरा लैक्टिक अम्ल वाला। तो ये लैक्टिक अम्ल वाला जो होगा हमारे बॉडी के अंदर होता है, और जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यह कहाँ किसके पास हो रहा है जी? ईस्ट पे हो रहा है। ठीक है, मैंने सीधा बता दिया कि इसकी कमी से हो गया। हालांकि यहाँ पे देखिए O2 की यूज आपका पहले फॉर्म में नहीं होता है। ध्यान से समझिए थोड़ा सही से, नहीं तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट ही आप यूज कर लेते हैं। मैंने डायरेक्ट बताया, तो डायरेक्ट इसे नहीं समझिएगा, इसके अंदर भी आपका प्रोसीजर है। कैसे प्रोसीजर है जरा देखिए, गौर कीजिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि मैंने कल बताया था कि जो ग्लूकोज टूटेगा, तो ग्लूकोज टूटेगा तो पायरुवेट में बदलेगा, C3H6O3, ये पायरुवेट में बदल रहा है। अब पायरुवेट में जो बदलने की क्रिया है, यहां पर तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे O2 की जरूरत नहीं है, O2 की आवश्यकता ही नहीं है, O2 की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और ये क्रिया जो होगी, यह जो आपका पायरुवेट में बन रहा है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस से बन रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुवेट बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, यह जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, ये कहाँ होगी? ये तो होगी आपका कोशिका द्रव्य में। ये क्रिया कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर। तो यह कोशिका द्रव्य के अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, पायरुवेट बनेगा, तो इसमें इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तब इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट जब O2 से रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की बनने की क्रिया होगी। क्योंकि ये क्रिया इनसे पहले वाली जितनी क्रिया है, ये सभी तो कहाँ हो रही है? ये तो बाहर ही हो रही है, अंदर तो कुछ हुआ नहीं है। ये सभी के सभी कोशिका द्रव्य के अंदर ये क्रिया, किण्वन की क्रिया हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि आपको क्या करेगा? पायरुवेट जो होता है, वह ऑक्सीजन की कमी में जब टूटेगा, तब बनेगा लैक्टिक एसिड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्रिया को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन। और किण्वन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं इसे? फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और उसको क्या कह सकते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है आप लोग को? मतलब कि दो फेजेस के अंदर किण्वन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब जरा सा हम लोग बात करेंगे कि आपका फर्मेंटेशन अर्थात कि किण्वन की क्रिया और श्वसन की क्रिया, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बता दिया कि इसमें ऊर्जा की मात्रा आपका कम से कम मिलेगी, लगभग 9 के बराबर ऊर्जा मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि किण्वन की क्रिया और साथ में श्वसन की क्रिया में क्या डिफरेंस है। अर्थात क्या श्वसन की क्रिया और किण्वन की क्रिया क्या दोनों एक जैसी होती है, या फिर दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों के अंदर मंद दहन की क्रिया होती है? क्या ऊर्जा का लेवल दोनों में एक समान होता है? इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। किस बात पे? कि किण्वन और श्वसन में क्या डिफरेंस है। दोनों पॉइंट को हम लोग लिखते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो हमें यह भी तो जानना पड़ेगा कि किण्वन और श्वसन में डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, जरा देखिए, ये मान लीजिए कि हमारा श्वसन है, ये कौन सी क्रिया है? हमारी श्वसन की क्रिया है पहली। और दूसरा हमारा मान लीजिए किसकी क्रिया है? किण्वन की क्रिया। किसकी क्रिया है? किण्वन की क्रिया।
अब जरा सा डिफरेंस करके देखते हैं। तो पहले नंबर अगर श्वसन की बात करें तो इसमें O2 की भरपूर मात्रा चाहिए, O2 की भरपूर मात्रा चाहिए। भरपूर मात्रा का मतलब क्या कि आपका C6H12O6, हम डायरेक्ट आपका पाइरुवेट लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। H6O3 ये पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ टूटेगा, तब आपको CO2 आपका H2O और प्लस में आपको ATP के फॉर्म में आपका क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिकतम है, मतलब जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है। लेकिन अगर दूसरे फॉर्म में किण्वन में देखिएगा तो यहाँ पे O2 की कमी होती है, O2 की कमी होगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये आपका C3H6O3, और यहाँ पे जब आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, O2 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो पहली बात हो गई कि यहाँ पे O2 की कमी में आपका क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे O2 की भरपूर मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा अवेलेबल हो रही है। एक नंबर क्लियर है आप लोग को। ठीक है, तो और एक नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर बात कीजिएगा तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की पूरी मात्रा अवेलेबल है तो यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे जो क्रिया होगी इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब जितना हमारे पास आइटम है वह पूरा का पूरा रिएक्शन में भाग लेगा और पूरा जलकर और उपयुक्त हमें उत्पाद देगा, अर्थात कि ऑक्सीकरण की क्रिया पे पूर्ण होगी। लेकिन यहां पर देखिएगा तो यहां पे आपका क्या होगा कि अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। कैसा होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण। मतलब क्या, पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचा नहीं है, इसलिए पूरी आइटम इसमें आपका अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। जैसे आप सीधे शब्दों में कहें कि आप जब अगर भीगी हुई लकड़ी को जलाए, ध्यान से समझिएगा, जब आप भीगी हुई लकड़ी को जलाते हैं और एक सूखी हुई लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो दोनों में क्या होता है कि जो भीगी हुई लकड़ी होती है उसमें धुआं ज्यादा निकलता है और जलता पूरी तरह से नहीं है। मतलब क्या, उसके ऊपर वाले लेयर पे जल का आवरण होता है, जिनके वजह से पूरी पार्ट जो होती है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। और जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में प्रॉपर तरीके से नहीं आइएगा तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो होगा, ऑक्सीकरण पूरी तरह से नहीं होगी, तो वहां पर आपका अपूर्ण ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन जहां पे सूखी लकड़ी है या फिर जहां पे एलपीजी जला रहा है, जहां पे सीएनजी जल रहा है, तो वहां पे ऑक्सीकरण पूर्ण रूप से हो रहा है। तो यही पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा कि पूरी तरह से आइटम जो होंगे उनका यूज होगा, लेकिन जो आपका अपूर्ण होगा वहां पे पूरी तरह से पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होगी पूर्ण, और आपका किण्वन की क्रिया में अपूर्ण ऑक्सीकरण होगी। ये दूसरे अंतर हो गए। अगर तीसरे की अगर बात करें, ठीक है, तीसरे की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा आपका कि यह आपका जीवित कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, जीवित कोशिका के अंदर। जीवित कोशिका के अंदर कैसे होगा भाई, क्योंकि ये क्रिया जो होने वाली है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया जब एक्टिव मोड में होगा तब जाके क्या मिलेगा, ऑक्सीजन को पूरी तरह से लेगा। तो ये आपका जीवित कोशिका में होती है। लेकिन ये किण्वन की क्रिया आपका मृत कोशिका में भी हो सकती है। किसमें हो सकती है, मृत कोशिका में भी यह क्रिया हो सकती है। बात समझ में आ रही। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवित कोशिका में होगी नहीं, यह जीवित कोशिका में भी होगी, लेकिन यह मृत कोशिका में भी यह क्रिया हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ जब भी होगी यह जीवित कोशिका के अंदर ही श्वसन की क्रिया होने वाली है। तो तीन हो गए डिफरेंस। बात करते हैं चौथे डिफरेंस की, और चौथा कहता है, ठीक है, और चौथा क्या कहता है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा पूरी तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल बनाएगा आपका, और जल के साथ हमें क्या देगा, ऊर्जा देगा। ये तीन चीजें हमें देने वाली है। लेकिन यहां पे अगर बात कीजिएगा तो यहां पे आपको क्या देगा, अल्कोहल देगा। क्या देगा, अल्कोहल देगा। अल्कोहल के साथ में क्या देगा, कार्बोनिक अम्ल देगा। कार्बोनिक अम्ल देगा, कार्बोनिक एसिड देगा। तो ये चीजें हमें कहां देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी हमें किण्वन के अंदर। और ये आपका CO2 जल और ऊर्जा पूरी तरह कहां से मिलेगी हमें, ये मिलेगी हमें श्वसन के अंदर। तो दोनों पार्ट आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले यानी कि पांचवें पॉइंट की। देखिए
और अगर बात कीजिएगा इसमें, अगर ऊर्जा की मामला की अगर बात कर लेते हैं, चौथा तो हो गया हमारा। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर श्वसन के अंदर अधिक ऊर्जा मिलेगी, आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की मात्रा मिलेगी, ठीक है। अधिक ऊर्जा का मतलब लगभग कितना, लगभग आपको देखेंगे तो 38 एटीपी आपको लगभग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका, लेकिन किण्वन के अंदर बात करेंगे तो पूरी क्रिया के अंदर सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी देखने को, सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। तो समझ सकते हैं कितना का डिफरेंस होगा, सिर्फ 2 एटीपी और यहाँ पे 38 एटीपी की ऊर्जा की मात्रा, मतलब ऊर्जा का लेवल में भी डिफरेंस कितना ज्यादा का हो जाएगा। मतलब किण्वन क्रिया में लगभग 9 के बराबर आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर बात कीजिएगा इसके अगले अंतर की, ठीक है, इसके अंदर अगर बात कीजिएगा तो यह आपकी जो क्रिया होगी या तो आपका किसके अंदर हो रही है, जीवित कोशिका के अंदर। तो जीवित कोशिका के अंदर बात कीजिएगा तो NADH का जो दहन है, जिनसे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त की जो क्रिया होगी, यह जो क्रिया होगी यह तीव्र गति से होगी। तीव्र गति मतलब बिल्कुल फास्ट, फटाफट जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकलेगी। लेकिन यहाँ पर जो यह दहन की क्रिया होगी यह मंद दहन होगी और बिल्कुल स्लो कंडीशन में, बिल्कुल क्या होगी, स्लो कंडीशन में यहाँ पे दहन होगी और ऊर्जा की मात्रा कम निकलेगी। तो आशा है फ्रेंड्स कि श्वसन और किण्वन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक में O2 की कमी है, एक O2 में भरपूर मात्रा है। दूसरी बात कीजिएगा कि पूरी तरह जलेगा और वह अपूर्ण तरीके से ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद ये जीवित कोशिका में होगा और मृत कोशिका में होगा, ठीक है। मृत कोशिका में कब होगा, जब ये एल्कोहलिक वाला होगा। जब कौन सा किण्वन होगा, हम बात कर रहे हैं एल्कोहलिक किण्वन की बात करते हैं, तब ये किसमें होगा, मृत कोशिका के अंदर। उसके बाद बात कीजिएगा CO2 जल और ऊर्जा हमें मिलेगी श्वसन के बाद, लेकिन यहाँ पे टूटेगा तो एल्कोहल बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ऐसे आइटम बनाएंगे। ऊर्जा की मात्रा की बात कीजिएगा तो श्वसन के अंदर 38 एटीपी के आसपास मिलेंगे और वहां पे सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे। उसके बाद क्या कि NADH ऊर्जा क्रिया आपकी इसमें तीव्र गति से होगी और उसमें मंद दहन अर्थात की स्लो गति से पूरी क्रिया होगी। आशा है फ्रेंड्स कि पूरी टॉपिक आपको किण्वन की क्लियर हो गई होगी। जानते अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।